फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है जेनेटिक टर्मिनोलॉजी के ऊपर। ओके, अब ये टर्मिनोलॉजी मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसी के बेसिस पर है। ओके, तो आगे का जेनेटिक समझने से पहले ये टर्मिनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। इसके बगैर आपको मेंडल का कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं समझेगा, इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है। एक एक करके सबके डेफिनेशंस में इस वीडियो में आपको समझाऊंगी। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू to like this video. If you like it, share it with your friends and don't forget to subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon also so that you can get the latest videos of mine. Okay, तो यहाँ पे ऐसा है कि जो डेफिनेशन है उसमें सबसे पहला आता है कैरेक्टर। ओके, तो कैरेक्टर मतलब इंग्लिश वर्ड जो कैरेक्टर है या उसका मीनिंग जो होता है चरित्र, वो एक टोटली अलग है। और यहाँ पे मेंडल का जो कहना है वो ये है, कभी कभी ये शब्द को हम लोग जनरल में भी यूज करते हैं, जैसे कि इनके फीचर्स बहुत शार्प है। लड़की दिखने में सावली है लेकिन उसके फीचर्स बहुत शार्प है। ठीक है, तो ये फीचर्स जो है ये शरीर के ऊपर दिखने वाले जो होते हैं उसको बोलते हैं। जैसे नाक कैसी है, सीधी है। अब ये अपने बारे में, लेकिन मेंडल ने अपना ह्यूमन बीइंग का नहीं पढ़ा था, उन्होंने पढ़ा था पाइसम सटाइवम गार्डन पी प्लांट। ओके, तो इसमें हाइट ये जो है, ठीक है, ये होता है उसका कैरेक्टर। ओके, तो कैरेक्टर इज फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कोई भी फीचर उसके शरीर के ऊपर दिखने वाला कोई भी उसका फीचर उसको बोलते हैं कैरेक्टर। जैसे फलियां कैसी है, स्टेम की हाइट कैसी है, उसके फ्लावर्स कहाँ पे है, उसका सीड कैसा है, उसका सीड कोट कैसा है, तो ये सब हो गए उसके कैरेक्टर्स। ओके, अब ट्रेट देखते हैं। कैरेक्टर और ट्रेट में क्या फर्क है? एन इनहेरिटेड कैरेक्टर, ठीक है, जो कैरेक्टर आया है, बच्चे में आया हुआ है। जैसे कि ये प्लांट है, इसकी हाइट कम दिख रही है, मतलब हाइट का डॉर्फनेस का या स्मॉल वाला कैरेक्टर उसके अंदर आ चुका है, लेकिन बाकी उसी प्रजाति के पाइसम सटाइवम के जो प्लांट्स है उनमें हाइट लॉन्ग भी दिख रही है। ये उसका लॉन्ग जो है ये उसका विजिबल वेरिएंट है, इसको बोलते हैं ट्रेट। ओके, तीसरा डेफिनेशन है फैक्टर, अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर। अब ये एक छोटा सा कुछ ऐसा है, कुछ तो था, अब मेंडल तो थे नहीं जिंदा कि उनको पूछे कि व्हाट वाज इट एग्जैक्टली, तो अब उन्होंने उतना ढूंढा भी नहीं था। तो इसका जो डेफिनेशन है फैक्टर का, उनके मुताबिक जो फैक्टर का डेफिनेशन है, इट इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी, मतलब इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। एक कुछ तो मॉलिक्यूल होगा, कुछ भी होगा, जो पेरेंट्स से कैरेक्टर को बच्चों में ट्रांसमिट करता है एंड उस कैरेक्टर को बच्चों में एक्सप्रेस भी करता है। तो उस फैक्टर को या उस चीज को बोला गया था फैक्टर। बाद में आया जीन। जीन किन्होंने ये वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम किन्होंने यूज किया था? इट वाज जोहानसन। ओके, जोहानसन इन ईयर 1909 इन्होंने ये वर्ड फर्स्ट टाइम यूज किया था। क्या वर्ड था ये? जीन। ओके, अब ये जीन होता क्या है एक्चुअली? इट इज अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए तो बहुत बड़ा है, पूरा का पूरा डीएनए एज अ जीन करके काम नहीं कर सकता। वो पूरा का पूरा डीएनए यूजफुल नहीं है। यूजफुल इन द सेंस कि पूरे के पूरे डीएनए के ऊपर जीन्स नहीं होते, कुछ कुछ पर्टिकुलर पीसेस ऐसे होते हैं डीएनए के जो जीन करके काम करते हैं, तो उसको पर्टिकुलर सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड एज अ जीन एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। तो फैक्टर एंड जीन वन एंड द सेम थिंग। अब बात में चलते हैं अलील और अलीलोमॉर्फ। ये जो टर्म है ये फर्स्ट टाइम बेटसन ने यूज किया हुआ है एंड उनके साथ थे एडिथ रेबेका सॉन्डर्स। ये जो वर्ड है अलील और अलीलोमॉर्फ, इट वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1902। इज दैट क्लियर? अब ये जो अलील है इसका डेफिनेशन है द टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन और फैक्टर। ठीक है, आर कॉल्ड एज अलील्स ऑफ ईच अदर। ये एक चीज। दूसरा उन्होंने बोला है कि दे ऑक्यूपाई सेम लोकस, दे ऑक्यूपाई सेम लोकस ऑन क्रोमोसोम। इसका मीनिंग क्या है ये हम लोग अभी देखते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, क्रोमोसोम्स ड्रॉ किए हुए हैं यहाँ पे। अब ये क्रोमोसोम किसके हैं मैं बता रही हूँ आपको। तो जनरली क्या होता है कि अच्छा, डेफिनेशन में एक और चीज यहाँ पे हम एक और पोटैटो ऐड कर सकते हैं इसमें, वो ये है कि 1 और 2 और more variants of gene. Okay, 1 or 2 or more variants of gene are also called as a alleles of each other. ठीक है,
अब ये वेरिएंट्स मतलब वैरायटी, जैसे किसी किसी चीज में कपड़ों में कितनी वैरायटी होती है ना, अलग अलग टेक्सचर का कपड़ा होता है, ओके, जॉर्जेट होता है, रेयन होता है, शिफॉन होता है, कॉटन होता है, मिक्स्ड होता है, लिजी बिजी होता है, वुलन भी है उसमें, थ्रेड एक प्रकार का। तो एक्चुअली जैसे कपड़े में वैरायटी है वैसे जीन में भी है। तो वो कपड़ा गोभी तो है नहीं, वेजिटेबल्स तो है नहीं वो, ओके, वेजिटेबल्स में भी बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन बात यहाँ पे कपड़े की हो रही है। वैसे ही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जीन ऑफ अ हाइट, उसमें वैरायटी है, एक है टॉलनेस के लिए, एक है स्मॉलनेस के लिए, ओके। वैसे ही अभी मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ पहले। तो एक्चुअली क्या है कि पाइसम सटाइवम जो है ना, उसमें 14 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ओके। अब जनरली जो डिप्लॉयड होते हैं ना, वो पेयर में क्रोमोसोम्स यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। पेयर कैसे बनती है हम लोगों को अच्छे से पता है कि सरीखे समान क्रोमोसोम्स यहाँ पे एक साथ में हम लोग दिखाते हैं जब सेल डिवीजन वगैरह होता है, होते भी है और दिखाते भी है, ठीक है। तो क्या होगा कि पाइसम सटाइवम में देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ओके। सो 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अब इसमें से एक पेयर मैंने दिखाने की कोशिश की हुई है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पेयर है इसमें से एक क्रोमोसोम आया हुआ है मदर की साइड से और एक क्रोमोसोम आया हुआ है फादर की साइड से। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो डिप्लॉयड वाले रहते हैं ना, जनरली इनमें एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए 2 अलील्स का होना जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास 2 क्रोमोसोम है, पेयर में क्रोमोसोम से पेयर्ड क्रोमोसोम्स होने के कारण यहाँ पे 2 अलील्स का होना जरूरी होता है। अभी एक अलील आया हाइट के लिए मदर की साइड से और एक अलील आया है फादर की साइड से, ओके। ये अलील्स जो है ये फिक्स पोजीशन पे होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने सेकंड पोजीशन पे दिखाया हुआ है, ये दिस इज द अलील फॉर हाइट एंड अलील फॉर हाइट। अब क्या आपको इसमें वेरिएशन नहीं दिख रहा, वेरिएंट नहीं दिख रहा है ये एक दूसरे के, ये टॉलनेस के लिए है, ये स्मॉलनेस के लिए है, ठीक है, या ड्वार्फनेस के लिए है, लेकिन है तो ये वेरिएंट एक ही कैरेक्टर के लिए है, लेकिन है तो अलग अलग, है ना। तो इसको बोलते हैं वैरायटी, वेरिएंट इज कॉल्ड एज अलील ऑफ ईच अदर। जैसे ब्लड ग्रुप में, ह्यूमन बीइंग का जो ब्लड ग्रुप है उसमें भी आपको वैरायटी दिखेगी, लेकिन 2 से ज्यादा दिखेगी, ठीक है, जैसे कि ये है, ओके, I0, IA, IB, इसके 6 अलील्स होते हैं एंड 6 अलील्स में से ही डिसाइड होता है कि किसके ब्लड में या ब्लड ग्रुप कौन से अलील्स डिसाइड करेंगे, ठीक है, कौन से अलील्स किसी का ब्लड ग्रुप डिसाइड करेंगे, ओके। तो यहाँ पे 3 है हाइट के लिए, पाइसम सटाइवम में 2 ही वेरिएंट है, ओके, टॉलनेस के लिए एक एंड ड्वार्फनेस के लिए एक। तो इसी के ऊपर से बाद में बाकी की डेफिनेशंस आपको समझेगी, जिसमें हेट्रोजाइगस रहेगा, होमोजाइगस रहेगा, जीनोटाइप रहेगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो अलील्स है ना, यही जीनोटाइप डिसाइड करते हैं, अलील्स किस प्रकार के हैं उस प्रकार से उसका जीनोटाइप डिसाइड होता है, ओके। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो इस एक्सप्लेनेशन से आपको सेकेंड पार्ट ऑफ डेफिनेशन ऑटोमेटिकली समझ में आया होगा कि दैट दे ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन ऑन क्रोमोसोम, ओके, और सेम लोकस। अब लोकस का मीनिंग होता है पोजीशन। यहाँ पे जैसे फर्स्ट एंड सेकंड, तो सेकंड पोजीशन पे मैंने हाइट का अलील यहाँ पे दिखाया हुआ है, इधर भी मैंने सेकंड पोजीशन पे हाइट का अलील दिखाया हुआ है। तो दैट पोजीशन, फिक्स्ड पॉइंट वेयर the allele is or gene is located is called as a locus or loci, अगर ज्यादा है तो loci, ठीक है। तो इसी के ऊपर अगला डेफिनेशन समझते हैं हमारा, that is the dominant, okay, what is dominant। तो let's see what is dominant। जनरली क्या होता है कि ये वर्ड ना बहुत बार ऐसे कॉमन अपना जो रोज का जो व्यवहार होता है उसमें भी ये वर्ड अपने को सुनने को मिलता है कि कोई लोग बहुत ही डोमिनेंट है, ही इज वेरी डोमिनेंट, शी इज वेरी डोमिनेंट, ओके। तो एक्चुअली ये डोमिनेंट है क्या चीज, एक्चुअली क्या होता है ना कि व्हेन दीज टू अलील्स आर प्रेजेंट टुगेदर इन हाइब्रिड यूनियन। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, ऊपर में मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा हुआ है, लेकिन नीचे कैपिटल टी लिखा हुआ है, ये समझाने के लिए लिखा हुआ है कि ये जो कंडीशन है इसको एक्चुअली होमोजाइगस बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज अ होमोजाइगस कंडीशन। तो होमोजाइगस में
मदर की तरफ से जो एक अलील आया हुआ है या जीन आया हुआ है वो इस तरह का है, एंड फादर की तरफ से जो आया हुआ है वो इस तरह का है। तो दोनों अलील्स फॉर सिंगल कैरेक्टर जब सेम होते हैं, अ पेयर ऑफ अलील इज सेम फॉर द सिंगल कैरेक्टर, देन इट इज कॉल्ड एज अ होमोजाइगस। ठीक है, समान अलील्स अगर है एक कैरेक्टर के लिए तो उसको होमोजाइगस बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन दिख रही है, एक अलील जो एक पेरेंट की तरफ से आया हुआ है वो थोड़ा अलग है और दूसरा जो है वो थोड़ा अलग है, इस कंडीशन को हेटेरोजाइगस बोला जाता है। ठीक है, हेटेरोजाइगस। ठीक है, अब इसमें इसको हाइब्रिड भी बोला जाता है। ठीक है, ये हाइब्रिड यूनियन जो है, हाइब्रिड यूनियन में एक अलील अलग है एंड एक अलील अलग है। इनमें से एक अलील ऐसा होता है कि जो दूसरे अलील को अपना कैरेक्टर जो है या ट्रेट जो है वो एक्सप्रेस करने नहीं देता। ओके, कैरेक्टर इज वन थिंग एंड ट्रेट इज अनदर थिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं दोनों वर्ड्स यूज कर रही हूँ कि ये उसको इनहेरिट नहीं करने देता, यानी कि ट्रेट हो गया वो, और वो कैरेक्टर है उसमें। सपोज मान के चलते हैं हाइट ऑफ द स्टेम, तो यहाँ पे टॉलनेस का भी अलील है एंड ड्वार्फनेस का भी अलील है, लेकिन ये जो टॉलनेस का अलील है ये इसको सप्रेस कर डालेगा। इसका जो कैरेक्टर है ड्वार्फनेस का, ये इसको अलाउ नहीं करेगा कि वो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करे अगली जनरेशन में। जो भी प्लांट तैयार होगा सीड से, अगर उस प्लांट में ये दो एक साथ है तो एक इसको सप्रेस कर डालेगा, इसको सप्रेस कर डालेगा, एंड ये अपना ही कैरेक्टर या अपना ही यहाँ पे ट्रेट दिखाएगा, एंड दैट इज टॉलनेस। वो प्लांट चाहे वो दोनों डॉर्फनेस का जीन एंड टॉलनेस का जीन साथ में है, फिर भी ये टॉलनेस का जीन इसको एक्सप्रेस नहीं करने देगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डोमिनेंट। एंड रिसेसिव क्या है? ये अपने आप को हाइब्रिड यूनियन में एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है। जब इसी के जैसा कोई दूसरा यहाँ आएगा तभी ये अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर पाएगा, अदरवाइज ये जब इसके साथ होता है तो ये एक्सप्रेस अपने आप को कर ही नहीं सकता। मतलब बच्चे में वो कैरेक्टर आएगा ही नहीं। ठीक है, ये जीन मौजूद है उसके बावजूद भी ये अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होने, इसका अपना खुद का कैरेक्टर एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता है ये, इसलिए इसको बोलते हैं रिसेसिव। तो ये हो गया डोमिनेंट, ये हो गया रिसेसिव। ये जो कंडीशन है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज अ हेटेरोजाइगस कंडीशन, एंड ये जो कंडीशन है इसको इट इज कॉल्ड एज अ होमोजाइगस कंडीशन। हाँ, तो रोज के व्यवहार में डोमिनेंट वर्ड यूज करने का थोड़ा बताना रह गया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ही बात मनवाते हैं, और उनकी पर्सनालिटी और सब कुछ देख के कई सारे लोग होते हैं जो उनकी बात सच होने के बाद भी बोलते नहीं है। ओके, ऐसे लोगों को डोमिनेंट बोलते हैं हम लोग। नाउ लेट्स गो टू फिनोटाइप। अब ये फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप एक्सटर्नल अपीयरेंस। ठीक है, एक्सटर्नली जो दिख रहा है, जैसे कोई प्लांट टॉल दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फिनोटाइप। कोई डॉर्फ दिख रहा है तो दैट इज द फिनोटाइप ऑफ दैट कैरेक्टर, दैट प्लांट। ओके, बाहर से उस प्लांट में जो भी दिख रहा है, फूलों का रंग है, ठीक है, जो जो फलियां लगी हुई है वो किस प्रकार की है, कंस्ट्रिक्टेड है, इन्फ्लेटेड है, ठीक है, फूल किस पोजीशन में लगे हुए हैं, तो ये बाहर से जो भी दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ फिनोटाइप। अब ये जीनोटाइप क्या है? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ये है। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन किसके लिए? या तो सिंगल कैरेक्टर के लिए, ठीक है, जो भी जीन्स है उसका रिप्रेजेंटेशन, या सेट ऑफ कैरेक्टर्स के लिए जो भी जीन्स है उसका रिप्रेजेंटेशन, उसको बोलते हैं जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, या फिर जीनोटाइप। ओके, जीनोटाइप यानी कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सिंगल कैरेक्टर और सेट ऑफ कैरेक्टर। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इसमें हाइट के लिए यहाँ इस क्रोमोसोम के इस लोसाई पे ये जीन है और इस क्रोमोसोम के इस लोसाई पे ये जीन है, तो ये अलग अलग जीन है, इसलिए इसको इस तरह से अलग अलग रिप्रेजेंट किया और बोला कि दिस इज द जीनोटाइप ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लांट। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं प्योर लाइन्स का। प्योर लाइन्स में एक्चुअली यहाँ पे ये होमोजाइगस होते हैं, दीज आर होमोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस या तो एक कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस रहेगी या फिर बहुत सारे कैरेक्टर्स के लिए होमोजाइगस रहेंगे, ऐसे ये इंडिविजुअल्स होते हैं। ठीक है, तो या फिर फॉर वन ट्रेट और फॉर
सेट ऑफ ट्रेड्स, मोर ट्रेड्स, ये होमोजाइगस रहेंगे। इसको ट्रू ब्रीडिंग भी बोला जाता है। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज अ ट्रू ब्रीडिंग। ओके, देन ये हो गया अबाउट द प्योर लाइन्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अ हाइब्रिड। अब ये हाइब्रिड क्या होता है? तो दो प्योर पेरेंट्स, प्योर फॉर वन कैरेक्टर, सपोज ये कैरेक्टर के लिए ये पेरेंट प्योर है, ये कैरेक्टर के लिए ये पेरेंट प्योर है। प्योर का मीनिंग यहाँ पे देख के आपको समझ में आ गया कि ये प्योर क्या होता है। तो इसको जब भी क्रॉस करेंगे रिजल्ट विल बी दिस। तो दिस इज हेट्रोजाइगस। ठीक है, इट इज अ हेट्रोजाइगस। जनरली हाइब्रिड्स आर रिजल्ट ऑफ क्रॉस ऑफ पेरेंट्स विथ प्योर कैरेक्टर्स और प्योर लाइन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये होमोजाइगस ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स जो है फॉर देयर कैरेक्टर, या तो एक कैरेक्टर या फिर दो चार कैरेक्टर आप कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे एक ही कैरेक्टर कंसिडर किया हुआ है, इसलिए वन सेट ऑफ अलील यहाँ पे दिखाया हुआ है, वन पेयर ऑफ अलील दिखाया हुआ है। दिस इज कैपिटल टी, दिस इज स्मॉल टी, फॉर टॉलनेस, फॉर शॉर्टनेस और डॉर्कनेस। तो इसका जो रिजल्टेंट निकला है, दिस इज कॉल्ड एज अ हाइब्रिड। Hybrids are always heterozygous and they result from the cross of pure or homozygous parents. Okay, homozygous either for one trait or for many traits. ठीक है, ऐसे का रिजल्ट यानी कि हाइब्रिड। अब देखते हैं मोनोहाइब्रिड का डेफिनेशन। एक्चुअली ये भी हेट्रोजाइगस ही होते हैं, मोनोहाइब्रिड्स आर हेट्रोजाइगस। ठीक है, अब ये रिजल्टेंट किसके, मतलब कैसे तैयार होते हैं? तो ये जो दो प्योर पेरेंट्स हैं, ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स जो है प्योर फॉर वन ट्रेट, सिंगल ट्रेट, ठीक है, ऑफ अ हाइट। यहाँ पे हाइट कंसीडर की हुई है, हाइट ऑफ द प्लांट। ओके, और इनको क्रॉस करने के बाद में, मतलब दीज आर सच पेरेंट्स विच आर डिफरिंग फ्रॉम ईच अदर ओनली इन अ सिंगल कैरेक्टर। मेंडल का सक्सेस का रीजन यही था कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की, तो शुरुआत में सिर्फ एक ही कैरेक्टर की तरफ फोकस करके उन्होंने क्रॉस किया था। तो एक ही कैरेक्टर नजर में रखते हुए, जैसे कि हाइट ऑफ द प्लांट, टॉल प्लांट इज प्योर टॉल प्लांट वाज क्रॉस्ड विद प्योर डॉर्फ प्लांट, एंड इसका जो रिजल्ट आया दिस वन। ओके, दिस इज द हाइब्रिड फॉर ओनली वन ट्रेट और वन कैरेक्टर, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मोनोहाइब्रिड। तो मोनोहाइब्रिड ऐसा हाइब्रिड होता है जो दो प्योर पेरेंट्स के क्रॉस से रिजल्ट होता है। ठीक है, एंड इट इज अ हेट्रोजाइगस इन नेचर एंड दिस टू पेरेंट्स डिफर ओनली इन वन कैरेक्टर। अगर दो कैरेक्टर में डिफर होते होंगे तो डाइहाइब्रिड। अगर एट अ टाइम, यहाँ पे जैसे टॉलनेस कंसीडर किया है, वैसे ही डाइहाइब्रिड में येलो कलर एंड राउंड शेप ऑफ द सीड, ऐसे दो कैरेक्टर कंसीडर किए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन एंड रिंकल्ड, इस प्रकार से दो कैरेक्टर को कंसीडर जब किया गया, या व्हेन द टू पेरेंट्स आर प्योर फॉर टू कैरेक्टर्स। ओके, जैसे कि येलो कलर ऑफ द सीड, राउंड शेप ऑफ द सीड, ग्रीन कलर ऑफ द सीड एंड रिंकल्ड शेप ऑफ द सीड। तो ये दो कैरेक्टर्स का फर्क कंसीडर करके जब आप क्रॉस करते हो, एंड उससे जो रिजल्ट आपको मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज अ डाइहाइब्रिड। ये भी हेट्रोजाइगस होता है, लेकिन दो ट्रेट का हेट्रोजाइगस होता है। ओके, दो ट्रेट का डिफरेंस पेरेंट्स में, येलो कलर, ग्रीन कलर, राउंड शेप, रिंकल्ड शेप। ओके, एंड जो रिजल्टेंट है यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन दिखती है दो ट्रेट के लिए। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि डाइहाइब्रिड का मीनिंग क्या होता है। इज दैट क्लियर? अब कभी कभी ना F1 जनरेशन ये वर्ड आएगा, तो F1 जनरेशन होता क्या है? तो जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स का क्रॉस करने के बाद में जो पहला जनरेशन आता है निकल के, आपने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, ये प्लांट लिया एज अ मदर ट्रीट किया इसको, ये प्लांट लिया एज अ फादर ट्रीट किया इसको। ठीक है, फिर इसका आपने हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में क्रॉस किया। ठीक है, तो इस क्रॉस से जो सीड्स लगे प्लांट में और उससे जो नया प्लांट निकला, उसको बोलते हैं F1 जनरेशन। ओके, एंड इसी प्लांट में लगा हुआ ये एक फ्लावर है। ठीक है, एक ही फ्लावर में मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। अब आप क्या कर रहे हो, इसी के पोलन ग्रेन्स का इस्तेमाल इसी के स्टिग्मा के ऊपर, यानी कि मेल गैमेट्स आर यूजिंग
फॉर द फीमेल गैमेट्स ऑफ द सेम फ्लावर। ओके, इसको बोलते हैं सेल्फिंग। सेल्फिंग करने के बाद में ये फूल फर्टिलाइज होके फिर ये इसका बन जाएगा पॉड, ठीक है, इसकी फली बन जाएगी, इसके अंदर दाने भरेंगे एंड उसमें से जो जनरेशन जन्मेगा उसको बोलेंगे F2 जनरेशन, यानी कि सेकेंड फीलियल जनरेशन। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे कि कब से मैं आपको ये जो क्रोमोसोम्स है ये दिखा रही हूँ, इसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन बार बार दिखा रही हूँ। तो ऐसे प्रकार के डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में जो समान क्रोमोसोम पेयर बनाते हैं, ऐसे जो समान क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, जो उसी कैरेक्टर्स के जीन्स कैरी करते हैं, ठीक है, तो ऐसे क्रोमोसोम्स को बोलते हैं होमोलॉगस। ओके, दीज आर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। इज दैट क्लियर? तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए तो इतना ही, बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।